हेलो गाइस। तो आज अपन बात करते हैं इसरो का पहला सोलार मिशन जिस जो भेजने वाला है इसरो अभी जस्ट दिसंबर जनवरी की जो 21-22 के जो दिसंबर जनवरी है उसी में भेजने वाला है। मतलब इस साल के आखिरी में भेजने वाला है। जो सूरज का के चारों तरफ परिक्रमा लगाएगा, सूरज का मतलब ऑर्बिट में घूमेगा और उसके उसका डेटा इकट्ठा करेगा कि सूरज मतलब क्या सूरज के अंदर है, उसका सरफेस सरफेस के बारे में बात करेगा। तो गाइस अपने को सबको पता है कि सूरज जो है वो तो मतलब एक स्टार ही है, तो मतलब नाम सन रख दिए हैं, असली में तो है ही वो स्टार। तो ये देखो आप इसका देख सकते हो कि आदित्य L1 इस मिशन का नाम है। आदित्य L1 फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। तो अभी इसरो इसके बारे में बोल दिया है कि ये इस साल के 2022 में जाने वाला है। ये जो पहले का जो डेट था 2019-2020 में भेजने वाले थे, लेकिन कोरोना आ गया, उसकी वजह से अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया इस साल के लास्ट में। या आप हिंदुस्तान का आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का, इसरो टू अटेम्प्ट सोलर मिशन बाय एंड ऑफ 21। गाइस सूरज के मतलब बारे में जो जो मिशन है ये किस चीज की स्टडी करेगा, इसके क्या पता लगाएगा, उसके पहले आपको क्या थोड़ा बेसिक सूरज का स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। कि सूरज भी जैसे अपने अर्थ में होता है ना कि कोर मेंटल क्रस्ट, वैसी होता है सूरज के अंदर भी। सूरज के अंदर जो कोर है उसके अंदर 74% हाइड्रोजन रहता है और जो कि हीलियम में बदलते जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। तो जिस दिन पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा और 74% हाइड्रोजन पूरा बदल के हीलियम में बदल जाएगा, उसके बाद सूरज चमकना बंद कर देगा और फिर वो मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। वो एज ए स्टार फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो उससे कोई हीट लाइट कुछ नहीं निकलेगा और फिर वो ऐसे मतलब ऐसे ही काला सा एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा टाइप घूमते रहेगा पूरे अंतरिक्ष में। तो इसलिए क्या है कि अभी 74% उसमें हाइड्रोजन बचा है, तो वो पूरा जो न्यूक्लियर फ्यूजन का काम होता है वो कोर में होता है। अब कोर में इतनी गर्मी और जो लाइट बन मतलब जो आता है वो कोर में पूरा मतलब प्रोडक्शन होता है उसका। उसके बाद कोर क्या करता है, रेडिएटिव जो जोन होता है, ये जो आप देख सकते हो ये रेडिएटिव जोन है, ये बाहर का वो रेडिएटिव जोन को देता है। तो उसके बाद फिर सबको पता है कि भाई कोर सबसे मतलब सेंटर में होता है, उसके बाहर रेडिएटिव जोन का जो थिकनेस होता है वो कोर से तो ज्यादा ही होगा और सबसे ज्यादा रेडिएटिव जोन का ही थिकनेस होता है और वो पूरा रेडिएट करता है। रेडिएट करना मतलब फैलाना, मतलब चारों तरफ उसका वितरण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये क्या करता है, रेडिएटिव जोन जाके कन्वेक्टिव जोन को दे देता है पूरा हीट एंड लाइट जितना भी उसमें आता है। जितना भी हीट एंड लाइट है वो कन्वेक्टिव जोन में चले गए। अब क्या है कि कन्वेक्टिव जोन तक जितना भी पार्ट है ये पूरा प्लाज्मा के स्टेट में होता है। प्लाज्मा मतलब जैसे जैसे जैम होता है ना, किसान जैम, नहीं तो आजकल तो पतंजलि वगैरह का भी आ गया। तो जो जैम होता है ना, जैम कैसे होता है कि ना पूरा सॉलिड होता है ना पूरा लिक्विड होता है। तो वो मतलब उसके बीच का होता है, तो उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो सन है वो प्लाज्मा स्टेट में, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, कोर, ये सब मतलब एक तरीके से प्लाज्मा स्टेट में। तो उसको क्या है कि ये ना तो पूरा सॉलिड है ना तो पूरा लिक्विड है। तो उसके बाद आता है कि ये तो तीन क्या हो गया कि ये मेन स्ट्रक्चर हो गया, इतना ही तक सन है। उसके बाद जो आता है वो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और जो कोरोना जो बोलते हैं वो असली में उसके एटमॉस्फेयर और उसके बाहर का जो पार्ट है उसको ये सब बोलते हैं। जैसे फोटोस्फीयर क्या है, जैसे अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है ना और आर पार दिख जाता है, रात को कैसे तारे दिख जाते हैं हम लोग को। लेकिन उसमें जो फोटोस्फीयर होता है ना उसमें इतना ज्यादा मतलब डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन मतलब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इतना ज्यादा उसमें आयंस का डेंसिटी होता है कि आपको वही चमकता हुआ दिखता है और हम लोग को सूरज के अंदर का पार्ट नहीं दिखता। जबकि हम लोग को खाली दिखता है कि सूरज का एटमॉस्फेयर दिखता है। जैसे हम लोग को पृथ्वी को अगर दूर से देखो तो यहाँ नीला दिखता है ना, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पानी दिखता है हमको। एटमॉस्फेयर पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसमें बादल बादल आते हैं तो कहीं कहीं जगह नहीं दिखता, लेकिन बाकी तो ट्रांसपेरेंट है एटमॉस्फेयर। हम लोग स्पेस से अगर पृथ्वी को देखोगे तो पूरा ब्लू दिखेगा, लेकिन अगर दूर से सन को देखोगे तो हम लोग को खाली फोटोस्फीयर दिखता है। क्योंकि उस वो फोटोस्फीयर इतना थिक है कि हमको उसके अंदर का कन्वेक्टिव जोन ये सब तो दिखता नहीं, और रेडिएटिव जोन तो जमीन के अंदर होता है वैसे भी, तो वो तो वैसे ही नहीं दिखेगा। क्रोमोस्फेयर क्या है, फोटोस्फेयर के ऊपर आता है। फोटोस्फेयर में मोस्टली येलो रंग का होता है और मतलब उसी येलो या और जो ऑरेंज जो भी अपन बोलते हैं। क्रोमोस्फेयर क्या है कि क्रोम मतलब क्रोमो, क्रोमा, क्रोम, जितना भी वर्ड है ये सब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब कलर होता है। तो ये बहुत मतलब इसके एटमॉस्फेयर जो होता है फोटोस्फेयर उसके भी बाहर का पार्ट होता है क्रोमोस्फियर। तो जैसे कोर, रेडिएटिव जोन, कनेक्टिव जोन तक तो सन हो गया, उसके बाद का जो एटमॉस्फेयर वाला लेयर है उसको फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना बोलते हैं। अब कोरोना क्या है कि जैसे क्रोमोस्फेयर क्या है कि हम लोग को कलर वलर देखने में मदद करता है।
कि कौन सा कलर का सन है। जैसे अगर कभी 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 हम लोग को शाम के टाइम ऑरेंज दिखता है, कई बार हम लोग को येलो दिखता है, तो वो सन कलर येलो है, वो ऑरेंज वगैरह तो वो जब अपना लाइट रिफ्लेक्शन मतलब जब अर्थ के एक लेवल के नीचे चले आता है तो फिर वो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वगैरह होता है उसकी वजह से ऑरेंज दिखता है, लेकिन असली में तो वो येलो टाइप का होता है। जो इसका आप देख सकते हो, उस वजह से ऐसा टाइप का कुछ इनका डायग्राम बनेगा। जैसे सबसे छोटा कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कनेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और सबसे बाहर कोरोना। कोरोना क्या है, सूरज के अंदर से जो लपटें निकलती ना आग की, मतलब जैसे जितनी भी गर्मी वगैरह है वो सब बाहर निकलेगा, तो जो आग की लपटें निकली है ना, वो कोरोना होता है। जो बाहर ऐसे देखो ये लपटें टाइप का निकल रहा है ना, ये यही समझ लो कि यही कोरोना है। तो अब ये कोरोना वायरस वाला बात नहीं है, ये कोरोना सूरज का जो एकदम आउटर लेयर होता है वो भी होता है। ये मोस्टली हम लोग जब सूर्य ग्रहण होता है ना तब ज्यादा दिखता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो फोटोस्फीयर से जो प्रकाश निकलता रहता है वो क्रोमोस्फीयर और कोरोना को ढक देता है। उस उसकी वजह से क्या है, हम लोग को ये कोरोना दिखता नहीं है इसलिए। और इसका क्या है कि टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा कोरोना का होता है, देखो कितना, 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये भी बोलने की बात है कि अब कोर में जब इतना ज्यादा एनर्जी और हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इतना ज्यादा टेम्परेचर कोरोना का कैसे हो गया, यहाँ तक जाते जाते तो हीट कम हो जाएगा ना। लेकिन असली में देखना, कभी भी जब जैसे आप कोई पतीले वगैरह में पानी गर्म करते हो, तो पानी जितना गर्म रहता है उससे ज्यादा गर्म होता है उसका जो भाप निकलता है उसके ऊपर। कभी हाथ रख के देखना तो पता चलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो भाप बाहर निकलता है ना वो ज्यादा गर्म होता है, और ये मेन जो कोर होता है वो कम गर्म होता है। तो ये आप देख सकते हो, फोटोस्फीयर 6000 डिग्री, फिर 4000 डिग्री, 10,000 डिग्री, ऐसे ऐसे करके इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। उसके बाद फिर इससे जो लाइट और हीट स्पेस में जाके फिर वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से सूरज दिखता है। इसमें आप देख सकते होगे बाहर बाहर जो निकल रहा है ना, ये इनको ये हो गया आपका कोरोना, ये एकदम लपटे टाइप निकल रही है। और एक ये जो एकदम पतला सा एक लेयर है ना जो एकदम चमक रहा है एकदम, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का मिक्स है। तो इसलिए हम लोग को सन क्या है कि जो दिन में जो इतना ब्राइट दिखता है ना, इसमें हमको कोरोना और फोटोस्फीयर वगैरह, मतलब इसमें मोस्टली फोटोस्फीयर दिखता है, क्रोमोस्फीयर और कोरोना वगैरह नहीं दिखता। अब देखो ये क्या है कि अभी सन चमक रहा है, अब इसमें ग्रहण लगेगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो अब इसमें आपको दिखेगा कि पीछे देखो जो अब दिख रहा है ना, अब दिखेगा ये वाला जो पार्ट आएगा, ये वाला पूरा कोरोना और क्रोमोस्फेयर आपको दिखेगा, क्योंकि फोटोस्फेयर पूरा ढक गया है। तो यही है कि सूरज में ये चीज होते हैं। अब इसमें इसी चीज की स्टडी करेगा वो जाके जो मिशन है। अभी ये मिशन का क्या है कि 400 किलोग्राम का एक जो सैटेलाइट है वो बनाया जाएगा, और उसका नाम पहले आदित्य वन रखे थे, लेकिन वो क्या है कि जो लैंग्रेज जो पॉइंट होता है, मतलब वो मैं बताऊंगा आगे, लैंग्रेज पॉइंट क्या होता है, इसलिए जो L1 पॉइंट पे रखेंगे, तो इसलिए इसका मिशन बाद में नाम चेंज करके आदित्य L1 कर दिया। और इसको मतलब PSLV एक्सएल जो हमारा सैटेलाइट है उससे भेजने वाले थे, जो 19-20 में भेजने वाले थे, अब भेजेंगे 21-22 में। तो ये मतलब अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। तो इसमें आप देखना, जैसे कि ये लैंग्रेज पॉइंट है, अब इसमें लैंग्रेज पॉइंट का ये L1 दिख रहा है ये आपको। अब देखो ये लैंग्वेज पॉइंट, ये L1, यहीं पे सैटेलाइट रहेगा और ये इसके साथ साथ घूमते रहेगा। अर्थ और सैटेलाइट और सन, ये इसके 4 चक्कर लगेंगे। अब यहीं पे क्यों रखे, यहाँ तक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो जो अर्थ का जो ग्रेविटी है ना, उससे 27 मतलब 27 से 28 गुना ज्यादा ग्रेविटी है सन का। यहाँ जो वीनस, और यहाँ पे जो वीनस है और यहाँ पे जो मर्क्यूरी घूमते रहते हैं, इन लोग का जो सैटेलाइट है उसको सन अपने से खींच लिया है। उसके तो इसके लिए क्या है कि अगर इस छोटा सा सैटेलाइट को अगर यहाँ तक चले गए तो ये सन, उस ग्रेविटी उसका इतना ज्यादा है कि वो खींच लेगा। तो ये जो लैंग्रेंज है, जो जोसेफ लैंग्रेंज करके एक साइंटिस्ट था, वो बताया कि ये एरिया है ना, ये एरिया में दोनों जो अर्थ का ग्रेविटी और सन का ग्रेविटी एकदम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम मतलब जहां दोनों को बराबर ग्रेविटी लगता है, ना एक कोई खींच पाएगा ना कोई एक खींच पाएगा। तो इसके वजह से क्या है कि एकदम यहीं पे भी रखते हैं इसको L1 पॉइंट में, और ये जाके पूरा चक्कर लगाता है, क्योंकि कोई बेस में जो सैटेलाइट भेजा जाता है जो सन का स्टडी के लिए, वो सन के पास नहीं जाता, वो L1 पॉइंट पे ही रहता है और उसके पूरा चक्कर लगाता है। देखो जैसे इस मान लो ये जो नंबर 1 में है ये सैटेलाइट है, और ये ब्लू वाला अर्थ है, तो ये देखो कैसे साथ में चक्कर लगा रहा है, ये सन के पास नहीं जाएगा, ये दूर से नंबर 1 और ये अपना चक्कर लगाता रहेगा। तो ये क्या है, 5, 4, 3, ये सब में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, मतलब वहां पे क्या है कि किसी ग्रेविटी सबका बराबर नहीं रहेगा। क्योंकि अब अगर मान लो कि अगर कोई 4 में ग्रेविटी 4 में रख दिया, तो यहाँ से सन का ग्रेविटी जितना पड़ेगा उतना ही अर्थ का नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि मिसमैच होगा ग्रेविटेशनल पुल का, मतलब एक तरीके से जो फोर्स खींचता है अपने साइड उसी को ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। कि अब सन का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है अर्थ के मुकाबले, तो इसके वजह से अर्थ के ज्यादा पास रखते हैं उसको।
तो ये इसमें क्या है कि ये ऐसे टाइप का सैटेलाइट है। इसमें आप देख सकते हो इसरो के मतलब वेबसाइट वगैरह में भी जाके देख सकते हो। तो इसमें अलग अलग चीज है, जैसे जो विजुअल एमिशन लाइन ऑफ कोरोनाग्राफ है, ये जो सोलार कोरोना है जिसके बारे में बताया था उसके बारे में पड़ेगा। कुछ जो सोलार फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बारे में, कि वो कैसे उनके बीच की दूरी है, उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, वो सब पढ़ने वाले का काम है सूट का, SUIT। ये अलग अलग कैमरा और इसमें सेंसर लगा के रखें कि कौन का किस किस चीज का काम क्या है, क्या पढ़ने के लिए। ये प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज जो रहेगा, वो कैसे सोलार विंड और जो उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सोलार के जो उसका जो फ्लेम्स निकलते हैं उसके अंदर से, कुछ सन से बहुत दूर आ जाते हैं, तो वो जो सोलार विंड आता है तो उसके बारे में पढ़ेगा। कि तो इसमें क्या है कि ये आप लोग पढ़ सकते हो कि मैग्नेटोमीटर ये देखेगा कि जो इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका क्या हाल है। ये एक सैटेलाइट है, लेकिन इसमें लगाए 7-8 चीज, जिसकी वो हर एक एक चीज को अच्छे से पढ़ सकता है सन के बारे में। तो ये इसरो का पहला मतलब सोलार मिशन है। इसके पहले इसरो चंद्रयान 1 2, उसके बाद मंगलयान वगैरह भेजा है। उसके अपना खुद का सैटेलाइट तो पृथ्वी की तरफ चारों तरफ घूमता है। उसका अभी गगनयान भेजने वाला है। उसमें स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे। उसमें 4 एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं रशिया में, कि कैसे कैसे वहाँ काम करना है। तो ये जो ये देख सकते हो सैटेलाइट, इसमें भेजने वाला है। ये PSLV जो एक्सेल है इसमें भेजेगा। और इसका क्या है कि इसके पहले जो कंट्रीज है, भारत बनेगा चौथा। क्योंकि इसके पहले क्या है कि सबसे पहला जो 1960 में पायनियर 5 भेजा था US, वो मतलब नासा और वहाँ का जो डिफेंस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, DOD, वो लोग मिलके भेजे थे। उसके बाद हीलियोस-A भेजा गया, जो वेस्ट जर्मनी का जो स्पेस का जो एजेंसी था, वो नासा के साथ कोलैब करके भेजा था। उसके बाद यूलिसेस या लिसेस या लाइसेस, या जो जैसे भी आप उसको पढ़ सकते हो, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो यूरोपियन यूनियन है, वो लोग अपना खुद का स्पेस एजेंसी बनाया, सब मिलके, सब जगह के देश के साइंटिस्ट लोग आते हैं, वो लोग अपना खुद का स्पेस एजेंसी बनाए। तो उन लोग और नासा उसका ही मदद किया था भेजने के लिए। तो ये लोग 3 लोग पहले भेज चुके हैं, 3 स्पेस एजेंसी। उसके बाद इसरो अब बनेगा चौथा। अभी तक चाइना भी एक भी बार सोलार मतलब मिशन नहीं अटेम्प्ट किया है, और उसके अलावा रशिया भी अभी तक कोई सोलार मिशन अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट किया भी है तो शायद फेलियर है वो। तो उसके अलावा क्या है कि अब ये भी सोच सकते हैं कि सोलार मिशन, ऐसा तो कोई मिशन हो नहीं सकता जो मून पे जाके मतलब सन पे जाके लैंड कर जाए, क्योंकि सन इतना ज्यादा गर्म है कि कोई मतलब मटेरियल उसके हीट को सह नहीं पाएगा। तो उसके उसके पास से गुजारने के लिए अभी ये 2018 में पार्कर सोलार प्रोब भेजा था US। ये जो आप देख सकते हो नवंबर 2018 में, और ये सन के पास से निकलेगा, मतलब एकदम सन के बहुत पास नहीं जाएगा, थोड़े पास से जाएगा, जब जितना वो हीट सहने की शक्ति है। और ये पहला मिशन होगा जो सन को के पास से निकलेगा। सन के चारों तरफ घूमेगा तो अलग बात है, लेकिन एक बार सन के बहुत करीब जाके वहाँ उसके उसके बाद और उसको अच्छे से पढ़ेगा। तो ये एक और मिशन जो ये लोग बनाए नासा वाले, जो अब ये लोग अभी लॉन्च कर दिया, अभी पहुंच ही रहा है, 2025 तक पहुंचेगा वो। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमारा सन काम करता है। उसके अलावा जो रॉकेट वगैरह का जो काम रहेगा, वो कैसे रहेगा, जैसे ये एनिमेशन में आप देख सकते हो। अब इसको असली रॉकेट में समझना है, ये एनिमेशन में कि कैसे कैसे रॉकेट मतलब निकलेगा और जाएगा। अब जैसे कोई टाइप का सैटेलाइट है जिसमें 2 डबल बूस्टर लगे हैं, ये सैटेलाइट से या जो आपको मैंने दिखाया था, ये स्पेस मतलब श्रीहरिकोटा से ऐसे उड़ा देगा इसको। ये निकल गया। अब इसमें छोटा सैटेलाइट है, पीछे अलग हो जाता है। इसका नाम है कि एक बार एक दूरी तक उड़ा देगा, इस तरह ये ऐसे एक एक पार्ट को अलग करते जाएगा। जिस जिसका काम होता जाएगा उसको देखते जाएगा, कोई काम का नहीं है। छोटा मोटा जो चीज है इसको ऊपर का जो मेन जो हेड है वो निकल गया। अब बीच में जो सैटेलाइट है, पेलोड जो है, ये निकल गया। अब इसमें बूस्टर लगे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें भी एक पार्ट निकल के आ जाता है। ये पूरा जो सैटेलाइट है इसका भी एक पार्ट निकल के फिर आ जाएगा। अब इसका मेन सैटेलाइट जो रहेगा वही घूमते रहेगा अंतरिक्ष में। इसमें आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि सैटेलाइट को एक जगह तक पहुंचा दिए। अब ये जो सैटेलाइट है ये आगे चले गया, पीछे का वो पार्ट फेंका गया, वो जाके वापस अर्थ में गिर जाएगा, और वो उसको रीयूज करेंगे लोग। अब ये सूरज के तरफ निकल रहा है, इधर पीछे से पृथ्वी से निकल गया है। इस बार चांद भी है बीच में, तो इसको पार वार करके आगे निकल जाता है ये देख लो। ये सोलार पैनल वगैरह लगाते हैं इसको एनर्जी देने के लिए। इसमें जो बूस्टर वगैरह हैं वो सोलार एनर्जी से काम कर रहे हैं, थोड़ा साइड वाइड इसको अगर पाथ चेंज करना है तो काम करते हैं। एक्स्ट्रा बूस्टर वगैरह इसके लिए काम आता है। तो इस तरीके से अब ये स्पेस में घूमते रहेगा, और ये अपना बस फोटो करेगा, इसको भेज दिया जादू। अब ये आ गया अर्थ में। अब ये
क्या है कि ये रीयूजेबल होता है कि इसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या पैराशूट वगैरह लगा देते हैं ताकि ये आराम से अर्थ के अंदर एंट्री कर ले और ज़्यादा इसका डैमेज ना हो, और एक एक करके पैराशूट खुल के आता है और उसके बाद फिर इसको अच्छे से लैंडिंग करा देते हैं समंदर के ऊपर, ताकि क्या है कि इसको फिर से दूसरे उसमें यूज़ कर सकें, क्योंकि कई लाखों करोड़ रुपये का खर्चा आता है एक मतलब एक रॉकेट वगैरह बना के सैटेलाइट भेजने के लिए। तो उसमें अगर कहीं कुछ ना कुछ खर्चा बच रहा है, कोई रीयूजेबल चीज़ बन रहा है तो उसको यूज़ करा जा सकता है। ये आके ऐसे समंदर में गिर जाता है, खा लेते हैं उसको। और ये सैटेलाइट हो गया, तो ये घूमते रहेगा अभी ऊपर, ये पूरा डेटा निकालते रहेंगे। तो गाइस आप लोग बताओ कि जो भी आपको कमेंट करना कर सकते हो कि अच्छा चीज़ है, तो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है कि भाई कुछ इसरो कुछ ना कुछ अच्छा करते रहता है हमारे देश के लिए। तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए।